हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। कल हमने बात की थी एनसीईआरटी की 6th क्लास की ज्योग्राफी का हमने सेकंड चैप्टर किया था। तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आज वही जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, जो मैंने 2 वीडियो में उसको कवर किया है एक चैप्टर को, अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपको लगता है, तो आप यहाँ पर बिना बुक उठाए आप अपने क्वेश्चंस को के आंसर दे सकते हो यहाँ पर। तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर से रिलेटेड सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस और सीटेट में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करना है। अगर हो सकता है कोई अगर क्वेश्चंस आप मिस करते हो और वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर देखने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश है। भारत के मध्य से कौन सी जो अक्षांशीय रेखा है वो गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए हमारा ये पूरा हमारी जो पृथ्वी होगी, यहाँ के बीच में कौन सी डिग्री जाती है, 0 डिग्री, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये रही विषुवत वृत्त, ये निकलती है पृथ्वी के बीचों बीच, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो रेखा गुजरती है उसको कहा गया है कर्क रेखा। ठीक है, और इसके यहाँ से जो नीचे से गुजरती है ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, ये हमने देखा था। अब पूछा क्या गया है कि भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली। अब आपको अगर आप भारत की स्थिति पता होगी कि भारत किस अक्षांश में आता है, कहाँ पर उसकी स्थिति है, अगर उसका पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए। तो हमारा जो भारत पड़ता है वो पड़ता है उत्तर पूर्व में, और भारत के बीचों बीच जो गुजरने वाली अक्षांशीय रेखा है वो है कर्क रेखा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको भारत की लोकेशन अगर पता है तो इस तरीके से आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, और उस स्टेटमेंट के आधार पर आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कथन आपका है अभी कथन फर्स्ट, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न समय होगा। अपराह्न मतलब दोपहर का समय। ठीक है, कारण है आर, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, इसीलिए जो टाइम का गैप है वो सब। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है कि जब लंदन में 12 बजे होंगे, जब लंदन में 2 बजे होंगे, तो जो भारत का जो समय है, जो भारत में जो टाइम होगा वो कितना होगा, 7:30, क्योंकि हमने देखा था कि भारत का और लंदन के बीच में जो ग्रीनविच है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कि भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ये बात भी सही है। और इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। और फोर्थ है आपका, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए फर्स्ट और लास्ट वाला तो आपका गलत हो गया क्योंकि दोनों ही सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है ए और आर की वो तो सही है। क्या आर सही व्याख्या है ए की? तो ये बिल्कुल सही व्याख्या है, आर सही व्याख्या ए की। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल यही स्टेटमेंट दी हुई है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय
ग्रीनविच के समय के 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ हर एक बात आपको अच्छे तरीके से नोट करनी है, बुक अच्छी तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये मैंने कल भी बताया था कि ये जो निचले वाला हिस्सा है, जो लास्ट जो स्टेटमेंट दी गई है इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन आया हुआ है और यही स्टेटमेंट वहाँ पर दी हुई है। 2 स्टेटमेंट दी हुई है और व्याख्या आपसे पूछी हुई है, क्या ये व्याख्या सही है या गलत। तो ये व्याख्या सही है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए साथ ही साथ एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी हो तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बात भी सही है, दिखाऊंगी अभी बुक में। और उसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये बात भी सही है। तो आपकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट है, ये छोड़ो, इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ए और बी सही हैं, नहीं ये गलत है, फोर्थ नहीं होगा हमारा। जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ए, बी और सी सही है, ठीक है, क्योंकि जो तीनों स्टेटमेंट दी गई है वो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। मैं एक बार बुक में दिखा दूँ आपको। ये देखिए यहीं पर पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम लाइन दी गई है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये दूसरी स्टेटमेंट थी। उसके बाद है, इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये बात भी सही है। आप देख लो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे लाइन उठाई जाती हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर थोड़ी सी भी अगर गलत हो गई, अगर आपको अच्छे से नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस को गलत कराओगे। इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक एक लाइन यहीं से उठाई जाती है, मार्केट से कोई भी बुक आप परचेज मत करना, वहाँ से बेस्ट है। अगर वहाँ से अगर तैयारी करो उससे अच्छा बेस्ट है आप यहाँ से तैयारी कर लो, ठीक है। तो आपको प्रूफ भी मिल गया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला पैराग्राफ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी इसमें इसी तरीके से अभिकथन दिए हुए हैं और कारण दिया गया है, ठीक है। सूर्य गुजरात के अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांशों पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो इनकी जो बोलते हैं ना कारण, क्या वो सही है, क्या आर ए की सही व्याख्या है, ये अब देखना बाकी है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करती है। सेकंड है, ए सत्य है आर असत्य है, ये गलत हो गया। ए असत्य है आर सत्य है, ये गलत हो गया। लास्ट है, ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर और ए को स्पष्ट करता है, तो ये गलत हो गया। फोर्थ वाला गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो आर दिया हुआ है वो ए को अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए जो गुजरात है, मैं बुक में दिखा दूं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 देशांतर रेखाएं आती हैं और एक दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश का टाइम और एक दिया हुआ है गुजरात का। तो दोनों में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उच्च अक्षांश यहाँ पर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात जो है थोड़ा सा निम्न अक्षांश में पड़ता है, ठीक है। इसलिए दोनों बात तो सही हैं, लेकिन जो इन्होंने कहा है कि आर जो स्पष्ट नहीं करता है को, वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि जो समय निर्धारित किया जाता है वो अक्षांशों की वजह से निर्धारित नहीं किया जाता है। वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो देशांतर के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार मत खाना कि जो टाइम सेट किया जाता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो टाइम सेट किया जाता है वो देशांतर की वजह से किया जाता है। देशांतर को आधार मानकर टाइम सेट किया जाता है, ना कि अक्षांशों को, ठीक है। उच्च अक्षांश पर अरुणाचल प्रदेश है, निम्न पर जो है गुजरात है, दोनों में डिफरेंस है। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो ये बताया गया है कि जो आज स्टेटमेंट स्पष्ट नहीं करती है ए को, वो सही बात है, ठीक है।
तो ये जो आपका ऑप्शन है जो गलत हो गया, जो मतलब फर्स्ट वाला है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि जो देशांतर हैं वो समय का निर्धारित करती हैं, उनको आधार मानकर समय का निर्धारण किया गया है, ना कि अक्षांशों को मानकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जब लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तब लंदन से 15 डिग्री पूर्व में स्थानीय समय क्या होगा। बिल्कुल सेम लाइन बुक से उठाई हुई है कि जब लंदन में, जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो उसके पूर्व में जितने भी देश होंगे वो समय में आगे होंगे, और 15 डिग्री पूर्व में स्थानीय समय क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 बजे होंगे वहाँ दोपहर के। ठीक है, अब दिखाऊं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पेज हमने पढ़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आपका क्वेश्चन उठाया हुआ है कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ पर दोपहर का कितने बजे होंगे, 1 वहाँ पर दोपहर का बजा होगा। क्योंकि जो टाइम है, जैसे ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई, जो पूर्व में देश स्थित हैं वो ग्रीनविच से के समय में आगे होंगे। ठीक है, जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब यहाँ पर 15 डिग्री पर जाते जाते ये आप देख सकते हो 1 घंटे का जो टाइम है वो आगे हो जाएगा पूर्व में जितने भी देश होंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बजे। ठीक है, 1 बजे होंगे दोपहर के। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है। 1 डिग्री देशांतर जो है वो उसका स्थानीय समय कितना होगा, कितने मिनट का होगा, तो वो होगा आपका 4 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट नहीं, 6 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 4 मिनट का गैप होता है। प्रत्येक 1 डिग्री पर कितना स्थानीय समय बदलता है, 4 मिनट का। ठीक है, ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जो पृथ्वी घूमती है वो कितनी घूमती है, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। और प्रत्येक 1 डिग्री जो देशांतर या जो डिग्रियों में जो गैप है, प्रत्येक जो देशांतर रेखाएं होती है, जैसे ये देशांतर रेखा है, कितनी रेखा है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। प्रत्येक देशांतर रेखाओं में गैप आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक देशांतर रेखाओं में गैप कितना है, 111.32 किलोमीटर का गैप है। तो आप ये लगा लीजिए कि जो पृथ्वी है वो 4 मिनट में 111.32 किलोमीटर घूम जाते हैं। इतनी स्पीड से हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। ये नेक्स्ट चैप्टर है, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर से है। तो नेक्स्ट चैप्टर जब कराऊंगी तो तब आपको अच्छे से मैं समझाऊंगी उस चैप्टर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी चैप्टर की तरह इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि कक्षा 6 के स्तर पर जब हम पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ा रहे हैं तो उसके अनुसार हमारी जो अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी, वो होगी ग्लोब। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी तैयारी। अगर 5 जुलाई को सीटेट होता तो वो 5 जुलाई को अपना एग्जाम्स दे चुके होते। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोब। ठीक है, क्योंकि हम ग्लोब पर ही बता सकते हैं कि पृथ्वी कैसे परिक्रमण करती है, कैसे घूमती है, अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, सूर्य के कैसे चारों तरफ चक्कर लगाती है। मानचित्र पर तो हम नहीं बता सकते, तो ग्लोब इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका वैसे तो नेक्स्ट बुक का ही है, नेक्स्ट चैप्टर का ही है, लेकिन यहाँ पर बता दूंगी आपको। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या कहलाता है। मतलब पृथ्वी जो झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, लेकिन कोण कितने डिग्री का बनाती है, वो बनाती है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पर कोण पूछा गया है, झुकाव नहीं पूछा गया। झुकी हुई है अपने अक्ष पर, वो बात ठीक है, लेकिन कोण क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
ये देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पृथ्वी कोण बनाती है वो कितना बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। सत्य आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। एक तो यहाँ पर ये देखिए कि पृथ्वी की कक्ष एक वास्तविक रेखा है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है जो वास्तविक हो, तो वो काल्पनिक है। तो फर्स्ट हमारा कट हो गया। सेकंड भी वास्तविक रेखा है, आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सेकंड भी कट हो गया। अब थर्ड अपना ऑप्शन देखिए कि पृथ्वी की अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमने अभी जो देखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लाइन है बिल्कुल सेम लाइन है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 का कोण बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? अब ये पूछा हुआ है, ये ग्रीनविच है बीच में और ये पूर्व में है 15 डिग्री, पश्चिम में है 15 डिग्री, तो दोनों के समय में कितना डिफरेंस होगा? तो हमने देखा था कि जो ग्रीनविच है उसके 15 डिग्री पूर्व में हो या पश्चिम में हो, पूर्व में पश्चिम में कितना डिफरेंस होता है? 1 घंटे का, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया? 2 घंटे का। ठीक है, कुछ और भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, देशांतर, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा? ये आपका भूमध्य रेखा है और जो कोण बनते हैं जैसे ये कोणीय दूरी है, ये अक्षांश, तो क्या हो गया इसका आंसर? आपका फर्स्ट हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अक्षांश इसको कहा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय गलत हो गया, तो कोणीय दूरी क्या कहलाती है प्रधान याम्योत्तर से? ये है आपकी पृथ्वी, ये है आपकी प्रधान याम्योत्तर, और प्रधान याम्योत्तर से दो जो कोणीय होते बनते हैं, जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा? तो इसको क्या कहा जाता है? देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा वृत्त का उदाहरण है, मतलब कौन सा जो वृत्त है वो सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका इस तरीके से जो अक्षांश, जो वृत्त हैं, वृत्त किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अक्षांशों को। तो कौन सा सबसे बड़ा है? वो हो जाएगा आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? 0 डिग्री सबसे बड़ा है और इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सूची 1 को सूचित 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है, तो सूची 1 का आपको मिलान करना है सूची 2 से। फर्स्ट दिया हुआ है मध्य रेखा, सेकंड है कर्क रेखा, थर्ड है मकर रेखा, आकर्टिक रेखा या फिर अंटार्कटिक वृत्त। फर्स्ट है आपका भूमध्य रेखा और इसके सामने ये दिए हुए हैं कि कौन सा इसको सही दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है भूमध्य रेखा किसको रिप्रेजेंट करती है? 0 डिग्री को। कर्क रेखा होती है हमारी 23.5 डिग्री, कहाँ पर? उत्तर में। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको डायरेक्शन। उसके बाद मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण को बताती है और आर्कटिक क्या होंगे? 66.5 डिग्री उत्तर में, और अंटार्कटिक क्या होंगे? 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट का है थर्ड और सेकंड का है आपका फोर्थ, थर्ड का है फिफ्थ एंड फोर्थ का है फर्स्ट और आपके फिफ्थ का है सेकंड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या होंगे? इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री को बताती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में है,
सॉरी उत्तर में है और अंटार्कटिक जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है। जो हमारे अक्षांशीय हैं जी, हमारे अक्षांश, और धरातल पर अगर हम इसको देखें तो इनकी दूरी कितनी है, बीच की जो दूरी है वो मैंने आपको बताई थी, तो कितनी हो जाएगी 111 किलोमीटर इनकी बीच की दूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितने समय का अंतर होता है। तो अभी हमने देखा भी था, तो कितना होता है 4 मिनट का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अक्षांशों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो वैसे तो 179 होगा, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर क्या है, सिर्फ एक बिंदु है, लेकिन हमें जाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कुल अक्षांशों की संख्या के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या कहलाती है। फर्स्ट आपके ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर या फिर 90 डिग्री देशांतर। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कौन सी है, वो है आपकी 180 डिग्री देशांतर। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा क्या होती है। तो हमें बहुत बार देख लिया कि जो बीच वाली होती है उसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी इसको कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके साथ शेयर करने थे। इसी जो चैप्टर से क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आपको अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।